और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, हम अक्सर सुनते हैं फ़लाँ के साथ फ्रॉड हो गया, फ़लाँ के पैसे डूब गए, फ़लाँ के साथ धोखा हुआ, ये हुआ। वो बेसिकली यही होता है कि वो जो पॉइंट्स हैं जिन पर आज मैं बात करूँगा, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, वो उनको ज़्यादा अहमियत नहीं देते। तो इसमें सबसे जो बड़ी गलती वो करते हैं कि ज़्यादातर अगर कोई जानने वाला बंदा है, कोई रिश्तेदार है, अज़ीज़ है, दोस्त है, या दोस्त का दोस्त है, दोस्त का कोई रिश्तेदार है, तो उन पे वो अपने दोस्त के ट्रस्ट की वजह से उस पे ट्रस्ट कर लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम नास में खुशामदीद। आज का हमारा मौजू बहुत ही ज़्यादा आम है। कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं, जिस तरह कि मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो ख़बरदार होशियार के अंदर आपको कुछ मालूमात दी हैं। तो आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा मालूमाती है और बहुत ज़्यादा जो है ना चौंका देने वाली है। तो इसके लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा, ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। और अगर आप प्लाट लेना चाह रहे हैं तो आपको तमाम मालूमात आपके जहन में हों और तमाम पॉइंट्स का आपको पता हो कि किन किन पॉइंट्स पे हमने क्या क्या काम करने हैं, ताकि आपसे कोई ऐसी गलती ना हो कि बाद में आने वाले वक्त में आपके लिए परेशानी का सबब बने। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने प्राइवेट लैंड लेनी है, जिस तरह पहले मैंने सोसाइटी के अंदर बताया कि अगर आपने लेना है पिछली वीडियो में, तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर प्राइवेट लैंड में आपने किसी जगह लेना है, मसलन किसी देहाती इलाके में या किसी शहरी इलाके में कोई प्लाट आपको पसंद है, या वहाँ पे आप तामीर करना चाह रहे हैं, तो आप प्लाट की ख़रीदारी करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या तरीक़ाकार करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप घूमें फिरें, मुख्तलिफ़ डीलर हज़रात से मिलें, और जहाँ पे डीलर हज़रात आपको विज़िट कराते हैं, अपने तौर पे भी वहाँ जाएं और दाएं बाएं से मालूमात लें कि उस एरिए के अंदर क्या प्राइस क्या चल रही है, और वहाँ पे ज़मीनों का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कब्ज़े वगैरह का, या जो प्लाट आपको दाएं बाएं दिखाया जाता है उसके बारे में दाएं बाएं से पूछ लें कि यहाँ जो दाएं बाएं के लोग होते हैं उनको उसके बारे में ज़्यादा बेहतर उस प्लाट के बारे में मालूम होता है कि इसका ओनर कौन है और इसकी प्राइस वो क्या डिमांड कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ तरह की बातें आपको इससे वहाँ से पता चल जाएंगी। प्लाट की ख़रीदारी में आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बज़ाहिर हमें बहुत मामूली नज़र आती हैं, और अक्सर लोग जो है ना उसकी इतनी केयर नहीं करते, बस गए बयाना दिया और बयान वगैरह करवाए और ट्रांसफ़र करा ली। लेकिन इसमें बहुत पेचीदा और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर उनको आप नज़रअंदाज कर देंगे तो आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का बायस बन सकते हैं वो। और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, हम अक्सर सुनते हैं फ़लाँ के साथ फ्रॉड हो गया, फ़लाँ के पैसे डूब गए, फ़लाँ के साथ धोखा हुआ, ये हुआ। वो बेसिकली यही होता है कि वो जो पॉइंट्स हैं जिन पर आज मैं बात करूँगा, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, वो उनको ज़्यादा अहमियत नहीं देते। तो इसमें सबसे जो बड़ी गलती वो करते हैं कि ज़्यादातर अगर कोई जानने वाला बंदा है, कोई रिश्तेदार है, अज़ीज़ है, दोस्त है, या दोस्त का दोस्त है, दोस्त का कोई रिश्तेदार है, तो उन पे वो अपने दोस्त के ट्रस्ट की वजह से उस पे ट्रस्ट कर लेते हैं या अपने दोस्त पे ट्रस्ट करते हैं। तो कई लोगों के साथ इस तरह धोखा हो जाता है कि वो फिर पेमेंट भी कर देते हैं और प्लाट भी बज़ाहिर जो उनको दिखाया जाता है वो उनको नहीं मिलता। उस प्लाट के बाद दफ़ा किसी और बंदे ने भी पेपर उठाए होते हैं, या वो आ जाता है कि जी ये प्लाट तो ऑलरेडी मेरा है। तो इसलिए इस मामले में किसी बंदे पर भी एतबार नहीं करना। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का कॉल मैंने सुना है उसको ये कहते हुए कि वो कहता है कि, और बड़ा कामयाब बिजनेसमैन है, और उसका कहना है कि पैसे के मामले में अपने बाप पे भी एतबार ना करो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि बाप पे ना करो, लेकिन बात मेरा मकसद है आपको समझाने का कि पैसा ऐसी चीज़ है कि जब आपने पैसे का लेन देन करना है तो किसी भी बंदे पर किसी तरह का भरोसा नहीं करना। आपने ज़ाहिर है आपने इस दुनिया में रहना है, लेन देन करना है, असूलों के मुताबिक करें। जो असूल हैं, जो रूल्स हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स हैं, उनको फॉलो करें, तो इंशाअल्लाह आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें एक बहुत ही अहम चीज़ है कि जब आप किसी भी डीलर के पास जाते हैं किसी भी प्लाट
वो मुख्तलिफ प्लाट्स आपको दिखाएगा। तो आम तौर से जो है ना वो बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि वो लोग डीलर कह देता है कि ये उसका भाई है, ये उसकी मिसेज़ है, वो मुल्क से बाहर है, आप इसके साथ एग्रीमेंट कर लें, और वो जो है ना जब आएगा तो फिर आपके नाम वो ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस बात को जहन में रखते हुए कि ये तो इसकी बीवी है या इसकी बहन है या इसका भाई है या इसका दोस्त है, तो वो आपके नाम प्लाट जब मालिक आएगा बयाना इसको दे दें। तो जब मालिक आएगा तो आपके नाम पे वो बयान दे देगा जाके ऑफिस में, जो रेवेन्यू ऑफिस है, और वहाँ पे आप सब रजिस्ट्रार के सामने पेश होकर बयान दे देगा और आपके नाम प्लाट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। आपने जो पेपर आपको दिखाए जाएंगे, रजिस्ट्री होगी या फ़र्द होगा, तो जो पेपर आपको दिखाए जाते हैं उसके मुताबिक आप देखें वहाँ पे किसका नाम लिखा हुआ है, किसकी वालदियत लिखी हुई है, उस बंदे की वालदियत क्या है, और आईडी कार्ड नंबर चेक करें। जो आईडी कार्ड की कापी या ओरिजिनल आईडी कार्ड आपको दिखाया जाता है तो वो चेक करें, ख्वाह वो मालिक सामने मौजूद है तब भी आपने रजिस्ट्री या जो भी पेपर्स आपको दिखाए जाएंगे उन पे उस बंदे का और उससे आईडी कार्ड भी लें, उसके मुताबिक उसका नाम, वालदियत, आईडी कार्ड नंबर, एड्रेस और दीगर क्वाइफ सारे चेक कर लें कि वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आईडी कार्ड के ऊपर जो तस्वीर है वही बंदा आपके सामने बैठा हुआ है। तो या बाज़ दफ़ा सोसाइटीज़ के अंदर होता है कि वो जो अलॉटमेंट लेटर देते हैं, जो जिस पे वो बंदा प्लाट का ओनर होता है जो आपको सेल कर रहा है उसकी तस्वीर लगी होती है, और ज़ाहिर है उसकी उस अलॉटमेंट लेटर पे तस्वीर है, उसकी अपने आईडी कार्ड पे भी होगी, दोनों तस्वीरों को आप मैच कर लें। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कभी भी एग्रीमेंट जो है ना आपने मालिक के अलावा किसी और से नहीं करना। मसलन मालिक का बेटा, बेटी या उसका भाई, उसका चचा, खालू, मामू, मुख्तलिफ सिचुएशनें आ जाती हैं कि ये फ़लाँ बंदा उसका एतबारी है तो ये जो है ना ये आगे डील करेगा। बिलफ़र्ज़ आप अगर उसके साथ किसी रिश्तेदार के साथ डील कर लेते हैं और उसके बाद आप मालिक जो है ना मालिक को आप किस तरीके से क्लेम कर सकेंगे कि जी मैंने आपका ये प्लाट का बयाना किया है, तो वो कह देगा कि आपने बयाना मुझे तो नहीं किया, मुझे तो इस चीज़ का पता ही नहीं है। अक्सर लोगों के साथ इस तरह धोखा होता है कि अगर जो आपका ब्रोकर है वो गड़बड़ बंदा है और वो डमी बंदा सामने पेश कर दे, और जब आप इसकी तफ्तीश करें और इंक्वायरी करें और मालिक तक पहुंच जाएं तो मालिक को आप कुछ भी नहीं कह सकते। और जो बंदा पैसा ऐसी चीज़ है कि एक दफ़ा चला जाए तो वो बड़ी मुश्किल से फिर वापस मिलता है। अगर किसी ने धोखे से आपसे पैसा ले लिया है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आपको मिलेगा। अव्वल तो पहली चांस है कि मिलेगा ही नहीं वापस, और अगर मिला भी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको पेश आएंगी। इसलिए आपने इस पॉइंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना कि आपने एग्रीमेंट जब भी करना है, बयाना जब भी करना है, तो उसका एग्रीमेंट डायरेक्ट मालिक के साथ करें। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि अगर आपने बयाना किया है, डीलर आपको कहता है ठीक है मालिक आ जाएगा, आप हमें टोकन मनी दे दें, ठीक है, वो 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपया वो जो आपकी डील है उसकी मुनासबत से होगी। फ़र्ज़ करें आप 50 लाख का, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपये का प्लाट ले रहे हैं तो 1,00,000 रुपया उसके लिए कंडीशनल बयाना को इतनी, इसको कंडीशनल बयाना कहते हैं कि आप भी एक टाइम तय हो जाएगा कि फ़लाँ दिन हम आएंगे। मसलन आज बयाना आपने कर दिया डीलर को, डीलर से आपने रसीद ले ली उसके ऑफिस की कि मैंने फ़लाँ बंदे को ये जो है ना 50,000 या 1,00,000 रुपया दे दिए। तो दूसरे दिन या तीसरे दिन जो भी आपका टाइम तय होता है, मालिक आएगा, आपकी बैठ के डील होगी। अगर आपकी डील बन जाती है, बिलफर्ज आप मालिक की डिमांड है 60 लाख रुपए और आप उसको कहते हैं मुझे 55 का 2 प्लाट, आपकी बात अगर बन जाती है, बिलफर्ज वो 55 में दे देता है या 56 में दे देता है या दोनों आप एग्री हो जाते हैं, तो फिर एक एग्रीमेंट होगा और एक प्रॉपर एक बयाना होगा। लेकिन अगर आपकी बात नहीं बनती तो फिर इसको कहते हैं कंडीशनल बयाना। तो ये जो बयाना है ये काबिल वापसी होता है। अगर डील बन गई तो ठीक है, अदरवाइज़ वो जो पैसे हैं वो वापस हो जाएंगे। ये कंडीशनल बयाना क्यों किया जाता है? इसका मकसद ये होता है कि अगर बिलफर्ज मालिक दूसरे दिन या जो टाइम आप तय करते हैं कि ठीक है मालिक को बुलाएं, हम बैठते हैं और डील करते हैं उसके साथ, वो आ जाता है और आप उस वक्त नहीं आते या आप कहते हैं कि जी अभी मेरा प्रोग्राम नहीं है या
कोई ना कोई आप उज़र रख देते हैं, तो वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए रखते हैं कि मालक कहीं से आएगा दूर से या नज़दीक से, तो मालक को भी कन्फर्म हो कि अगली पार्टी सीरियस है और ज़मीन की ख़रीदारी में दिलचस्पी रखती है और वो लेना चाह रही है ज़मीन, तो इसलिए ये कंडीशनल बयाना किया जाता है। तो उसके बाद जब आप बयाना करेंगे प्रॉपर, तो उसको आपने प्रॉपर जो मालियत के स्टाम्प हैं बयाने के वो लगाने, और गवाहान के जो है ना 2 गवाहान रखने उसमें, और उसमें डीलर का भी जिक्र करना है कि ये फ़लाँ बंदे के थ्रू मैंने ये प्लाट लिया है, फ़लाँ बंदे से लिया है और फ़लाँ बंदे के थ्रू लिया है, ठीक है। उसमें उस बंदे के भी दस्तखत हों, हाँ जी ये मेरे थ्रू ही लिया गया है। तो और इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखें कि जो एग्रीमेंट है वो एक तो प्रॉपर मालियत के स्टाम्प लगाएं, उसमें यानी 1200 रुपये वाला आप स्टाम्प लगा दें, और जो उसकी फ़ीस बनती है वो को बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। फ़र्ज़ करें आप 50 लाख या 60 लाख या 70 या 80 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया या 30 लाख रुपया या बिलफर्ज जितने भी लाख रुपये का आप प्लाट लेते हैं, तो फ़ी लाख 100 रुपया आपका ख़र्चा आएगा। बिलफर्ज अगर 30 लाख का है तो 3000 रुपया आपका यह आएगा, 1200 रुपया यानी 4200 रुपया आपका टोटल ख़र्चा आएगा। लेकिन इसमें आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत ज़्यादा है कि अगर मालिक किसी टाइम प्लाट देने से इनकारी हो जाता है तो आपके पास एक प्रॉपर एक स्टाम्प है जो कि प्रॉपर वैल्यू का है, और उस स्टाम्प को कोशिश ये करें कि आप रजिस्टर्ड करवा लें। रजिस्टर कराने से ये होता है कि उसके प्रॉपर बयान होते हैं कि हाँ जी मैंने ये एग्रीमेंट किया है और मैं ये इस बंदे के साथ इसको मैं ये फ़लाँ तारीख़ तक ये मुझे पेमेंट करेगा और मैं इसको प्लाट इसके नाम ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो बज़ाहिर ये काम बड़े मुश्किल नज़र आ रहे हैं, लेकिन और आम तौर से ये भी नज़र आता है जी मेरे 5000 7000 10,000 रुपया ख़र्च हो जाएगा। लेकिन आप ये देखिएगा आपका 30 40 50 लाख रुपया इस छोटे से अमाउंट की वजह से सेफ़ हो रहा है, आप महफूज हो रहे हैं। और आम तौर से जो लोग हैं वो कर देते हैं कि जी चलो 50 रुपया 100 रुपया 200 रुपये के स्टाम्प पे बस एक रफ सा एग्रीमेंट लिख लिया, ठीक है हमारी ज़ुबान हो गई है। तो ज़ुबान की बात तो ठीक है, ज़ुबान हो जाती है, लेकिन अगर वो बंदा जो देने वाला है वही मुकर जाए कि जी ये मेरे साइन ही नहीं है, ये मेरा अंगूठा ही नहीं है, मैंने एग्रीमेंट ही नहीं किया, तो उसकी फिर जो है ना आपके पास जो है ना वो हो जाएगा, आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। अगरचे इसका भी हल मौजूद है कि आप अदालत में जाएंगे, वहाँ पे केस करेंगे, फिर अदालत जो है वो उसके अंगूठों का और सिग्नेचर्स का सारा फोरेंसिक करवाएगी, और उसके बाद आपको में भी आपका हक मिल जाए। लेकिन ये एक बड़ा ही लेंथी बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा और बड़ा टाइम इसमें लग जाएगा। तो आपकी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बन सकती है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी ज़मीन ख़रीदें तो ज़मीन या प्लाट ख़रीदें तो प्लाट ख़रीदने के जो असूल हैं उनको मद्देनज़र रखें, तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। जिस बंदे ने आगे किसी प्लाट का बयाना किया हुआ है, फ़र्ज़ किया आपने एक प्लाट है ABC, वो आपने वो ले लिया, आप लेना चाह रहे हैं, आपके सामने बंदा आगे बैठता है कि जी ये प्लाट मेरा है, आप उसे पेपर तलब करेंगे, एक तो रजिस्ट्री वो आपको ला के दिखाएगा, या आप उसे फ्रेश फर्द बराए रिकॉर्ड मांगेंगे, तो वो अगर तो ऑनर होगा मालिक होगा तो वो आपको पेपर देगा, या वो ये कहता है कि अगर ऑनर नहीं है कि जी मैंने ये प्लाट ख़रीदा हुआ है, मैंने आगे बयाना किया हुआ है मालिक को, और मैं 10 दिन 5 दिन 15 दिन के बाद ये ट्रांसफ़र करवा लूँगा। तो आप ये देखिए कि इस चीज़ की तो कोई गारंटी नहीं है, क्या पता आपको कि उसका एग्रीमेंट किस तरह का उसके साथ हुआ है, उसकी ज़ुबान क्या हुई है। तो आप इस तरह के किसी बंदे से मत ख़रीदें जिसने आगे सिर्फ बयाना किया हुआ है प्लाट का। आम तौर से जो है ना लोग बयानों पे चीज़ें उठा लेते हैं और आगे अपना मार्जिन रख के तो आगे मार्केट में चीज़ सेल कर देते हैं। तो आप कभी भी ऐसे बंदे से मत चीज़ लें, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल भी आपकी सेफ्टी नहीं है। और जब भी कोई आप प्लाट लें तो आप उसका जो फ्रेश फ़र्द है बराए रिकॉर्ड, फ्रेश फ़र्द बराए रिकॉर्ड आप मालिक से तलब करें, और उस जो है ना फ़र्द को आप मुतलका पटवारी या कंप्यूटर सेक्शन, अगर वो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है वहाँ उस एरिए का, तो कंप्यूटर सेक्शन में जाकर उसको वेरीफाई करवा लें, या फिर पटवारी के पास जाएं और उससे वेरीफाई करवाएं कि ये आपने जो फ़र्द इशू किया है
ये ओरिजिनल है, यही बंदा इसका मालिक है। और एक और पॉइंट है कि आपने जो है ना मुख्तारनामा जिस बंदे के पास हो, मुख्तार आम हो वो, उससे भी थोड़ा अवॉइड करें चीज़ लेते हुए कि मुख्तार आम में प्रॉब्लम वैसे तो ट्रांसफ़र वो करवा सकता है, उसके पास इख्तियार होता है कि वो ज़मीन जो है आपके नाम ट्रांसफ़र हो। बिलफर्ज ए मालिक है प्लाट का, उसने मुख्तारनामा दे दिया, पावर ऑफ अटारनी दे दिया बी को। अभी बी के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं कि वो आपके नाम ट्रांसफ़र करवा दे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह आ सकती है कि अगर खुदा न खास्ता वो मालिक ए अगर फोत हो जाए तो बी के पास जो पावर ऑफ अटारनी है वो कैंसिल हो जाएगी, फिर वो जो प्लाट का ओनरशिप है वो ए के वारसान के पास चली जाएगी, फिर बी के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं रहेगा। एक और अगर बिलफर्ज दूसरा पॉइंट, अगर वही बंदा जिसने मुख्तार आम बनाया है उसको पावर ऑफ अटारनी दी है बी को, अगर ए खुद ही जाकर वो पावर ऑफ अटारनी कैंसिल करवा दे तो बी के पास किसी सूरत भी बयान देने की पावर नहीं रहेगी, प्लाट को बेचने की ताकत नहीं रहेगी, तो इसलिए उसका इख्तियार नहीं होगा कि वो प्लाट बेच सके। तो इसलिए कोशिश ये करें कि मुख्तार आम अगर कोई बंदा है यानी पावर ऑफ अटारनी है उसके पास तो उससे भी ना लें। अगरचे ऐसा नहीं है कि ये ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता, लेकिन इसमें भी दो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं कि एक अगर उसकी डेथ हो जाती है, आप एग्रीमेंट करते हैं पावर ऑफ अटारनी वाले बंदे से बी से, तो अगर ए की डेथ हो गई तो बी आपको प्लाट किसी सूरत ट्रांसफ़र नहीं करवा सकेगा, तो आपके नाम पर मुंतकिल नहीं कर सकता। तो इस सूरत में वो जो ए के जो वारसान होंगे वो प्लाट के मालिक बन जाएंगे और बी का टोटली किरदार उसमें से आउट हो जाएगा। बी जो है किसी तरह से भी आपके नाम पर वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा, तो आपका जो उस सूरत में जो आपका बयाना है वो काफ़ी जो है ना रिस्क में आ जाएगा। इसलिए आपने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि जो पावर ऑफ अटारनी वाले बंदे से भी थोड़ा अवॉइड करें प्लाट लेते वक्त। बयाना जो है ना वो बहुत लंबा ना करें, बहुत लंबे अरसे वाला बयाना ना करें। मिसाल के तौर पर एक तो बयाना होता है कि जी 15 दिन या 1 महीने का टाइम रखा जाता है कि इस दौरान हमने पेमेंट आपको देनी है, ठीक है। बिलफर्ज एक बंदा है सी, उसने ए से प्लाट लिया, उसको बयाना कर दिया और उसे कहा कि 1 महीने का टाइम है, इस दौरान हम पेमेंट का बंदोबस्त करेंगे और आपके पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और आप आकर हमें बयाना दे देंगे। तो अगर खुदा न खास्ता इस दौरान उस बंदे की डेथ हो जाए तो वो जो बयाना है आपका वो ख़तरे में पड़ जाएगा, फिर आप टोटली उसके जो वारसान होंगे उनके रहमो करम पे होंगे कि वो आपके साथ क्या मामला करते हैं। या दूसरा मामला ये भी हो सकता है कि अगर बाज़ दफ़ा इस तरह लंबा बयाना अगर आप करते हैं 6 माह का, 3 माह का, 9 माह, साल का टाइम लेते हैं, तो अगर उसके पास कहीं और से कोई ऑफ़र अच्छी आ जाती है तो वो यही चाहेगा कि मैं आपको वो पैसे वापस करे और किसी और जगह से चीज़ ले ले, तो ये थोड़ा ख़तरनाक काम होता है। कोशिश करें कि मुख्तार से टाइम का बयाना हो, मैक्सिमम 1 माह का टाइम रखें, अगर इससे भी कम रख सकते हैं तो, और अब आपके पास पेमेंट है तो आप विद इन फ्यू डेज़ ही उसको ट्रांसफ़र करवा लें, तो ये आपके हक़ में बहुत बेहतर है। एक जो अहम पॉइंट है वो ये भी है कि आपने जब भी प्लाट लेना है तो पहले बयाना करने से पहले फ़ीता उसको ज़रूर मारें, उसकी लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ 4 ज़िले 5 ज़िले जिस शक्ल का भी वो प्लाट है उसकी पैमाइश लाजमी कर लें, उसका रकबा चेक कर लें कि जितना आपको बताया गया है, मसलन 5 मरले बताया गया है तो वो 5 मरले पूरा है या 3 मरले बताया गया या 7 मरले, 8 मरले, 10 मरले, कनाल 2 कनाल, जितना भी, क्या वो जगह पूरी है या कि नहीं है। आम तौर से लोग दूसरे लोगों की बात पर, जिस तरह पिछले मैंने एक पॉइंट बयान किया है कि एतबार कर लेते हैं, तो एतबार करने का ये है कि वो रिज़ल्ट ये निकलता है कि जगह बाद में पूरी नहीं निकलती। रजिस्ट्री के ऊपर अगर लिखी हुई है 2 कनाल तो हो सकता है कि मौके पर वो हो 2 मरले या 1 मरला या इस तरह कुछ कम हो। तो आप इस चीज़ को भी लाजमी ज़हन में रखें कि प्लाट ख़रीदने से पहले आप उसके पैमाइश लाजमी कीजिए।
और ये काम बयाना करने से पहले आपने करनी है कि जो पेपर आपको दिखाए जाएंगे उसके मुताबिक वो प्लाट उतना लंबा और उतना चौड़ा है, उतना उसका रकबा है या कि नहीं है। एग्रीमेंट करते हुए आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो एग्रीमेंट करते वक्त ना किसी किस्म की कोई ओवर राइटिंग वगैरह ना हो। मसलन साइन आपने सिर्फ एक दफ़ा करने हैं, ऐसा ना हो कि आप एक दफ़ा साइन करें वो गलत हो जाए, फिर कहा जाए दूसरी दफ़ा कर दें, तीसरी दफ़ा कर दें। तो वो जो है अगर ये मामला अगर किसी वजह से कोई इस एग्रीमेंट में या डील में गड़बड़ होती है और आप या दूसरा फ्री कोर्ट में जाता है, तो उस सूरत में जो है ना जो जज है वो इस बात पे कंफ्यूज होगा कि ये साइन तीन दफ़ा क्यों किए गए। तो हमेशा पक्के साइन रखें, एक ही दफ़ा साइन करें और एक ही दफ़ा साफ़ सुथरा सा बेहतरीन करके एक ही ऐसे अंगूठा लगाएं और उसको उठा लें, ताकि अगर किसी किस्म की कोई इंक्वायरी हो, फोरेंसिक हो, तो उसमें इस तरह का कोई मामला ना आए कि जी ये राइटिंग जो है ये साइन 2 दफ़ा किए गए या काट के किए गए या साइन के ऊपर साइन किए गए, अंगूठे के ऊपर दोबारा फिर अंगूठा लगा दिया गया। इस तरह की गलती आपने नहीं करनी। और एक चीज़ और देखी जाती है कि जब एग्रीमेंट किया जाता है या ट्रांसफ़र कराई जाती है प्लाट ख़रीदा जाता है, तो डीलर हजरात जो है ना वो कहते हैं कि आप अटारनी ले लें और इसको ट्रांसफ़र मत करवाएं। अटारनी का फ़ायदा क्या बताते हैं वो कि जी आपका ख़र्चा कम आएगा, बिलफर्ज आपका ख़र्चा 10,000 रुपये आता है अटारनी में, और जबकि आप अगर पक्की रजिस्ट्री करवाएंगे तो उसमें आपको 50-60 हज़ार रुपया लग जाएगा। तो बंदा भी लालच में आ जाता है कि यार चलो मेरे 40,000 रुपये बच रहे हैं, तो बड़ी मेहनत से बाहर बंदा पैसे कमाता है। तो ये जो लालच है ना, यही बंदे को डुबोता है। अभी जो गवर्नमेंट ने एक तरीका रखा हुआ है वो हम लोगों की, आप लोगों की सेफ्टी के लिए, हम सब लोगों की सेफ्टी के लिए है कि इसमें गवर्नमेंट को तो पैसे जाते हैं, वो गवर्नमेंट का राइट है टैक्स लेना या उसको जो फीसिस होती हैं इसकी, तो इसी से गवर्नमेंट का सिस्टम चलता है, मुल्क का निज़ाम चलता है। लेकिन जो अगर इन रूल से हट के आप चलेंगे ना, पावर ऑफ अटारनी बिलफर्ज ले लेते हैं, तो आप ये जहन में रखें कि पावर ऑफ अटारनी की वजह से आपने पूरे पेमेंट, फुल पेमेंट कर दी है मालिक को, 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपया दे दिया है, आप मुकम्मल तौर पे मालिक भी नहीं बने। कैसे कि खुदा न खास्ता वो मालिक कुछ दिनों बाद, कुछ अरसे बाद फोत हो जाता है, तो वो जो प्लाट है, क्योंकि आपके पास पावर ऑफ अटारनी है, ठीक है, आप मुख्तार आम हैं, आपके पास सिर्फ अभी इतना इख्तियार आएगा आप इस प्लाट को आगे बेच सकते हैं, आप इसके मालिक नहीं हैं। तो उसका जो तमाम इख्तियार है वो चला जाएगा वारसान के पास। फिर वारसान की मर्ज़ी है वो आपको प्लाट आपके नाम पे रजिस्ट्री करवाएं या ना करवाएं। आप उनको कानूनी तौर पे किसी सूरत नहीं पूछ सकते, उनको ज़ोर नहीं दे सकते कि जी ये तो मैंने उनको पूरी पेमेंट दी थी और मैंने अपने पैसे बचाने के लिए जो है उनसे किया है, एग्रीमेंट किया था और अटारनी ले ली थी। तो आप लोग उनके बिलफर्ज 2 बेटे हों, एक बेटी हो, एक बेवा हो, वो 4 बंदे, अगर वो उनकी मेहरबानी है अगर ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन वो इस चीज़ के मजाज नहीं है, आप उससे डिमांड नहीं कर सकते कानूनी तौर पे। तो इसलिए थोड़े से पैसे बचा कर, बिलफर्ज आपने 30,000 35,000 रुपये या 40,000 या 50,000 रुपये बचा लिया, तो आपने अपना 50,000 बचा कर आप देखिए अपना कितना लाखों का नुकसान कर लिया। इसलिए डीलरों की इस बात पर कभी भी मत आइए कि जी पावर ऑफ अटारनी करवा लें और फिर जो है ना इसको हम आपको आगे सेल कर देंगे, प्रॉफिट में सेल कर देंगे। या अभी हर बंदा इस तरह नहीं करता, मतलब मैं ये डीलरों के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा या इस तरह नहीं कह रहा आपको कि उनसे बदज़न नहीं कर रहा। सारे बंदे एक जैसे नहीं होते, लेकिन बाज़ हज़रात जो है ना वो दूसरे बंदे को अपनी ओवर एफिशिएंसी दिखाने के लिए कर देते हैं कि जी हम इतने पैसे बचा रहे हैं, हमने आपको इतना फ़ायदा दिया है, हम आपको बिज़नेस करवा रहे हैं। तो इस ऐसे बिज़नेस का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे आप बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार करें। एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर आप कोशिश ये करें कि मालिक के साथ जब एग्रीमेंट करते हैं, बयाना करते हैं, तो अपने उस प्लाट पर कोई थोड़ा बहुत काम करवाएं, मसलन खुदाई करवाएं, ठीक है, खुदाई वगैरह करवा दें, या थोड़ा बहुत कोई बीच में जो एक स्लैब बनवाते हैं, पहले कच्चा करवाते हैं, उसके बाद ऊपर रद्दे लगते हैं 18 के 13 के 9 के, को थोड़ा बहुत काम करवाएं और दाएं बाएं से जाकर उस प्लाट के बारे में इंक्वायरी भी करें कि इसका मालिक कौन है। और इस दौरान जब आप खुदाई करवाएंगे और बुनियाद डीपीसी वगैरह का काम करवाएंगे, तो उससे ये होगा कि अगर कोई बंदा और
इसका ओनर होगा तो वो सामने आ जाएगा, क्योंकि लोग थोड़े थोड़े अरसे के बाद ना अपने प्लाट पे चक्कर भी लगाते हैं, और जो प्लाट के मालिकान होते हैं उनका पता होता है, जो दाएं बाएं के लोग होते हैं उनको, कि ये इसका मालिक कौन है। तो वो उसको इतला देंगे कि जनाब आपने काम शुरू करवाया है। वो अगर उसने करवाया होगा तो ठीक, नहीं तो आप क्योंकि करवा रहे हैं, वो कहेगा नहीं मैंने तो नहीं करवाया, वो फ़ौरन आ जाएगा। तो ये मामला क्योंकि आपने बयाना किया हुआ है, अभी आपने फुल पेमेंट नहीं दी, मसलन आपने 2 लाख रुपया दिया तो बाकी 30 लाख रुपये आपने बाद में देने हैं, तो वो आपसे आगे पूछेगा हाँ जी इसका तो ऑनर मैं हूँ। तो फिर आप जिससे को आपने बयाना किया आप उससे रब्ता कर सकते हैं कि भाई आओ, यहाँ पे एक बंदा दावा कर रहा है कि वो इस प्लाट का मालिक है, तो ये चीज़ पहले क्लियर करो इसकी कि इसका ऑनर वो है या आपकी तसल्ली भी हो जाएगी कि 10, 15, 20 दिन पड़ा रहे वो इस तरह काम होता रहे थोड़ा थोड़ा, तो या 5 दिन 4 दिन काम करवाएं और फिर रोक दें। तो जो भी होगा, अगर किसी और को प्रॉब्लम होगा उस प्लाट से तो वो सामने आ जाएगा और वो साथ ही ये बात क्लियर हो जाएगी। जो स्टाम्प आपने रजिस्ट्री के लगाने वो पूरी मालियत के लगाने, आपने कभी भी मुख्तारनामा नहीं लेना। उसमें आपका थोड़ा ख़र्चा होगा, मतलब ख़र्चा कोई अनएक्सपेक्टेड ख़र्चा नहीं है, ये ख़र्चा सारी दुनिया करती है। लेकिन बाज़ लोग थोड़े सियाने बनते हैं, वो कह देते हैं छोड़ें जी आप ले लें, मुख्तारनामा ले लें और बस आप मालिक हैं। तो इस तरह की गलती आपने नहीं करनी। जिस तरह इस पॉइंट को मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ और मैं दोबारा इस वजह से बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट बहुत आम है और इस गलती की वजह से इंसान का लाखों रुपए का जो नुकसान है ना वो हो जाता है। और कई लोगों का मैंने देखा है कि इस तरह का हुआ है। एक बंदे का रिसेंटली मैंने एक वाक़या सुना है कि उसको तकरीबन 80 लाख रुपया उसका जो है उसने इन्वेस्ट किया था इसी तरह, और वो मालिक की डेथ हुई और पीछे वारसान उसको इस चीज़ पे एग्री नहीं थे कि आपने हमारे वालिद को पैसे दिए, तो वो 80 लाख रुपया उस बेचारे का डूब गया। जबकि वो सारी ज़िंदगी की उसकी जमा पूंजी थी और मेहनत थी, वो उसने कतर से पैसे कमा कर लाए और यहाँ पे उसके पैसे वो सारे गर्क हो गए। इसलिए आप जो है ना इस पॉइंट को मामूली, मेरे किसी भी पॉइंट को मामूली ना समझिए, ये बहुत आम है और इनमें से किसी पॉइंट को मिस करना बहुत बड़ी गलती होगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि काइंडली इन बातों पे आपने सख्ती से अमल करना है। जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसकी 3 कापियाँ बनती हैं, और ये जो रजिस्ट्री करवाएगा वो आपने इस सारे प्रोसेस के लिए एक लीगल एडवाइज़र जो है ना आपने हायर करना है, जो थोड़ा समझदार सा हो। तो इतने ज़्यादा इसमें लीगल एडवाइज़र में आपके पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन आपकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। पूरा एग्रीमेंट, ये सारे मामलात हैं रजिस्ट्री के, जो वहाँ पे लेन देन करना है, स्टाम्प लेने हैं, उनको लिखना है, जो एग्रीमेंट करना है वो सारा आपका वकील ही करे। और इसके बाद जो है ना रजिस्ट्री की वो 3 कापियाँ होंगी, और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में आपके बयान, आपकी तस्वीरें खींची जाएंगी, और जो मालिक होगा वो आके बयान देगा और सब रजिस्ट्रार आपसे पूछेगा कि आपने प्लाट कब का कब्ज़ा ले लिया है, और मालिक से पूछेगा कि आपने पैसे ले लिए हैं। उस जब आप दोनों ओके करेंगे फिर वो उस चीज़ को सिग्नेचर करके तो आगे फ़ाइल ट्रांसफ़र करेगा। तो इसकी बेसिकली 3 कापियाँ बनेंगी। एक कापी जो है ओरिजिनल हो, मतलब एक कापी को ओरिजिनल समझा जाएगा जो कि मालिक को दे दी जाएगी। एक ऑफिस के अंदर मुतल्लिका ऑफिस चली जाएगी बतौर रिकॉर्ड, और एक जो है वो पटवारी के पास चली जाएगी। और जो पटवारी है वो उसको अपने पास रिकॉर्ड के तौर पे रखेगा और एक इंतकाल नंबर का इंदराज उसके ऊपर करेगा। तो ये इंतकाल नंबर लेना भी बेहद ज़रूरी है। आपने अपनी प्लाट के ऊपर अपनी रजिस्ट्री पे इंतकाल नंबर लाजमी लगवाना है, और 1 माह गुजरने के बाद आपने जो है ना अप्लाई करना है कि पटवारी से फ़र्द बराए रिकॉर्ड का, कि आपके पास फ़र्द होना ज़रूरी है और ये पेपर आपके पास होने हर सूरत होने चाहिए। इंतकाल भी करवाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है, और फ़र्द बराए रिकॉर्ड भी आपने लेना है ताकि आपके पास प्रूफ हो कि अभी आप इस प्लाट के मालिक हैं। रजिस्ट्री करवाने से पहले आपने मालिक से फ़र्द बराए बै लेना है, और उसको भी जो है ना पटवारी के पास जाकर या मुतल्लिका जो कंप्यूटर सेक्शन है वहाँ पे जाके आपने उसको वेरीफाई लाजमी करवाना है, और ये भी बहुत ज़रूरी काम है। तो ये तमाम वैसे काम जो है ना आपका जो लीगल एडवाइज़र होगा वो
करवा के आपको दे देगा, लेकिन अगर आप अपने तौर पे भी वेरीफाई कर लें तो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। तो ये जो है ना प्लाट ट्रांसफ़र से मुतल्लिक़ कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। आपसे दरख्वास्त है कि इनमें से किसी पॉइंट को भी मामूली ना समझें और किसी किस्म की लापरवाही ना बरतें। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करें। अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगा है तो बराए करम मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई के लिए काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो और हम आने वाले वक्त में मैं और मेरी टीम आपके लिए अच्छी मुफीद और मालूमाती वीडियोस बनाते रहें। अभी तक के लिए इतना ही। आसम नाज को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।